अब जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 को देखेंगे, पार्ट 3 को। और इसके अंतर्गत जो है हमने अनुच्छेद 14 तक देखा था। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 15 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमारा है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 जो है वह अनुच्छेद 14 के अधिकार को, अनुच्छेद 14 इसमें जो समता के अधिकार हैं, समता के अधिकार, इसको विशिष्ट क्षेत्र में लागू करता है, विशिष्ट क्षेत्र में लागू करता है। और ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है। ये गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, गैर नागरिक को प्राप्त नहीं, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसके 5 खंड हैं। अब हम इसके पहले खंड को देखते हैं। अनुच्छेद 15(1), आर्टिकल 15(1), इसका खंड है 15 का पहला खंड। इसमें जो है राज्य को आदेश दिया गया है। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(1) में राज्य को आदेश दिया गया है कि वह केवल धर्म, रिलीजियन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा। यानी 15(1) में जो है राज्य को आदेश दिया गया है कि वह केवल, यहाँ पे जो है 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, एक राज्य का और एक केवल का। ठीक है, यहाँ पर केवल राज्य को आदेश दिया गया है। यानी अनुच्छेद 15(1) में दिए गए प्रतिषेध केवल राज्य के लिए है, प्रतिषेध केवल राज्य के लिए है। यह जो है प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। और जो केवल शब्द है, इसमें जो केवल शब्द प्रयोग किया गया है, यानी जो प्रतिषेध है, यानी जो विभेद नहीं करेगा, वह केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर होगा। अगर इनमें से किसी दूसरे के आधार पर विभेद किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आधार वर्जित नहीं होगा। केवल, ओनली शब्द जो है ये विशेष महत्व का है। विशेष महत्व का है। इसका अर्थ है कि विभेद केवल उपर्युक्त आधारों पर ही वर्जित है। अन्य आधारों पर नहीं। अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें लें तो इसमें जैसे कि जन्म स्थान के बारे में बताया गया। एग्जाम्पल में
जन्म स्थान का वर्णन इसमें है, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इसके आधार पर विभेद हो सकता है। विभेद इसके आधार पर वर्जित है, लेकिन अगर निवास स्थान लिखा हुआ है, निवास स्थान, तो इसके आधार पर विभेद वर्जित नहीं है। और यही कारण है कि बहुत से राज्यों में डोमिसाइल चलाया जाता है निवास स्थान के लिए। बहुत सारे जॉब में जो है निवास स्थान प्रमाण पत्र की मांग की जाती है और उसे असंवैधानिक नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अधिविभेद इस प्रकार से किया जाए कि उपरोक्त वर्णित सूची में से कोई एक आधार हो ही और साथ में कोई अन्य आधार भी नहीं होता है तो भी वह असंवैधानिक नहीं होगा। यानी कि इसमें से एक आधार हो, साथ ही साथ कोई दूसरा भी आधार उसके साथ हो तो भी वह असंवैधानिक नहीं होगा। अधिविभेद इस प्रकार से किया जाए कि उपरोक्त वर्णित सूची में से कोई एक आधार हो ही पर साथ में कोई अन्य आधार भी निहित हो तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो है महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश ले सकते हैं। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, यानी कि महिलाओं को जो है मातृत्व अवकाश दिया जाता है जो केवल उसके लिंग तक सीमित है, किंतु वह अवैध नहीं है क्योंकि उसमें लिंग के साथ साथ पुरुष और महिलाओं के जैविक अंतर और उनसे उत्पन्न होने वाले परिणाम को भी इसमें निहित किया गया है। जैसे ये जो है लिंग को सूचित जरूर करता है, लेकिन जो माँ बनने की है ये बताता है कि पुरुष और स्त्री भिन्न हैं शारीरिक तौर पर, और मातृत्व यानी माँ जब कोई बनती है तो उसके परिणाम से जो है उनके शरीर जो है कार्य करना कुछ समय के लिए बंद कर देता है, इसीलिए उन्हें अवकाश की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अवकाश जो है दिया जा सकता है, यानी कि ये विभेद किया जा सकता है। बस विभेद का प्रतिषेध जो है वह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ही विभेद नहीं होगा, बाकी किसी भी आधार पर विभेद किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अब मेरा दूसरा अनुच्छेद है, इसका अगला पार्ट वो है अनुच्छेद 15 का दूसरा खंड, आर्टिकल 15। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 15(2) में राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर अगर वो दुकान सार्वजनिक, किसी आधार पर सार्वजनिक भोजनालय
होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः राजनिधि, स्टेट फंड से पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब और सार्वजनिक समागम यानी कि पब्लिक रिसोर्ट के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, डिसेबिलिटी के अधीन नहीं होगा। ये जो है अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 15(2) का मूल उद्देश्य जाति व्यवस्था से उत्पन्न और अस्पृश्यता जैसे कुरीतियों को समाप्त करना था। ठीक है, इसका अगर हम लोग निष्कर्ष देखें तो अनुच्छेद 15(2) जो है ये जो जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न और अस्पृश्य, अनटचेबिलिटी जैसे कुरीतियों को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। चूंकि आजादी से पहले कई सार्वजनिक स्थानों पर हरिजन तथा कुछ अन्य पिछड़े वर्गों को जाने से रोका जाता था और उसी भेदभाव को दूर करने के लिए यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 15(2) में कि उन्हीं कुओं, तालाबों या सार्वजनिक समागम के स्थानों को शामिल किया गया है जो पूर्णतः या अंशतः राज्य की निधि से पोषित हो या साधारण जनता द्वारा प्रयोग में लाए जाते हो। लेकिन यदि कोई कुआं, तालाब जो है वो किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति है तो वहां पर अनुच्छेद 15(2) जो है वो लागू नहीं होता है। यानी कि ऊपर जो तालाब लिखा गया था और कुआं लिखा गया था, और अगर ये किसी की निजी संपत्ति है तो ये लागू नहीं होगा। वहां पर 15(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह हमारा 15(2) था। अब हम लोग 15(3) चलते हैं। अनुच्छेद 15 का थर्ड पार्ट। अनुच्छेद 15(3) जो है ये अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का अपवाद है। अनुच्छेद 15(2) का अपवाद है और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में कही गई कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
यानी महिला और बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 15(3) है उसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान करना है, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि वे आसानी से वंचन के शिकार हो सकते हैं। और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और विशेष प्रावधान क्या है, तो जैसे कि अनुच्छेद 42 हो गया, ठीक है। इसके तहत जो है महिलाओं को विशेष प्रसूति सुविधा देने की बात कही गई है। प्रसूति सुविधाएं, मैटरनिटी फैसिलिटीज देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो है जैसे कि अनुच्छेद 45 ले लें तो उसमें जो है 6 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की देखरेख और उन्हें शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक अनुच्छेद और है, जैसे कि अनुच्छेद 39 देखें तो इसके विभिन्न खंडों में भी जो है इसके विभिन्न खंड में इसमें जो है महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति संरक्षण की भावना दिखाई गई है। अनुच्छेद 15 पर जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं, जैसे कि उस फैसले को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले, और इन फैसलों में उन्होंने क्या कहा है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 42 के अनुसार महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव अवकाश, वो सुविधाएं देना न्याय संगत है। और ये जो है अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं करता है। अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि अनुच्छेद 15(1) में एक आधार लिंग है जो बताया गया है कि इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश दिया जा रहा है, तो इस पे न्यायालय ने बोला कि ये अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि ये विभेद जो है ये विभेद केवल लिंग पर आधारित न होकर स्त्रियों की विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर भी आधारित है।
ये जो है न्यायालय का निर्णय क्या था। इसी तरह एक निर्णय यह था कि राज्यों को अधिकार है कि वह ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है जो केवल महिलाओं के लिए संचालित की जाए। तो जैसे कि कन्या जो विद्यालय वगैरह होता है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए वहाँ पर स्थान भी आरक्षित किए जा सकते हैं किसी अन्य शिक्षण संस्थान में। इसके अलावा जो है न्यायालय जो है एक और निर्णय दिया था कि राज्य को सरकारी नौकरियों के मामले में पुरुष और नारी उम्मीदवारों के समान रूप से आहर होने की स्थिति में, यानी अगर पुरुष और नारी जो है दोनों एकदम बिल्कुल बराबर, मान लेते हैं किसी एग्जाम में जो है पुरुष और स्त्री को बिल्कुल बराबर नंबर आ गया है तो वहां पर जो है महिलाओं का सिलेक्शन किया जाएगा, ऐसा जो है निर्णय दिया गया था। होने की स्थिति में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता या फिर लिख सकते हैं वरीयता देने का अधिकार है राज्य को। और इसे जो है सकारात्मक कार्रवाई माना जाएगा, आरक्षण नहीं माना जाएगा, सकारात्मक कार्रवाई माना जाएगा। ये आरक्षण तो अलग से होंगे, आरक्षण नहीं माना जाएगा। और इसी के आधार पर जो है 1990 ईस्वी में संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया और इसी अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। महिला आयोग की स्थापना की गई। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इसकी स्थापना की गई। ये चीजें थी। अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं जो था 15 का चौथा खंड, छेद 15(4) आर्टिकल। ये जो है अनुच्छेद 15(4) ये भी अपवाद है, ये भी जो अपवाद है। और किसका अपवाद है? तो अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का ये भी जो है अपवाद है। किसका? तो अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का। और ये जो है मूल संविधान में विद्यमान नहीं था, मूल संविधान में विद्यमान नहीं, इसको प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अधिनियम 1951 से जोड़ा गया।
और इसका कारण क्या था? इसका हम लोग कारण जानते हैं, जोड़ने का कारण क्या था। तो कारण ये था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराराइजन राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट, और ये मामला कब का था? ये मामला 1951 का था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था इसमें क्या हुआ था कि मद्रास सरकार ने अपने एक आदेश के तहत राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों तथा समुदाय के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थानों का निश्चित अनुपात निर्धारण कर दिया था, और सरकार का तर्क था कि यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 46 में वर्णित इस नीति निर्देशक तत्व के अनुरूप है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मद्रास सरकार के यह आदेश जो है अवैध है, क्योंकि इसमें सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, न कि विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर। समता का अधिकार मूल अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें निर्णय यह था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते, प्रभावी नहीं हो सकते। और इसी निर्णय के प्रभाव को हटाने के लिए, इसी निर्णय के प्रभाव को हटाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से अनुच्छेद 15(4) को संविधान में समाविष्ट किया गया। और ये कहता क्या है? तो अनुच्छेद 15(4) इसमें जो है राज्य को शक्ति दी गई है कि वह सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा, और ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये था हमारा अनुच्छेद 15। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 का आखिरी 5वां खंड है।
ये भी जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है 93 संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अंतर स्थापित किया गया। और इसको प्रभाव देने के लिए संसद ने 2006 में एक अधिनियम पारित किया, और वो अधिनियम क्या था? केंद्रीय शिक्षा संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 यानी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ये जो है अधिनियम पारित किया। और अनुच्छेद 15(5) में लिखा क्या है तो वो पहले देखें तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 15(5) में जो है राज्य को अधिकार दिया गया है, ये जो है राज्य को अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों, यानी अल्पसंख्यक कहने का मतलब है माइनॉरिटीज की शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थाओं में चाहे वे सहायता प्राप्त हो या नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को दाखिले में आरक्षण दे सकता है। और अनुच्छेद 15 या 19(1)(6) की कोई बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगी, इसका अर्थ क्या था कि उस समय जो है मतलब जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 22.5% आरक्षण का नियम पहले से लागू था, और सरकार चाहती थी कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू होने के परिणाम स्वरूप जिस तरह केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण मिलना शुरू हुआ था, वैसे ही शिक्षण संस्थाओं में भी उन्हें मिलना शुरू हो जाए। इसी उद्देश्य से जो है ये अधिनियम लाया गया था, और ये अनुच्छेद जो है संविधान में जोड़ा गया था। एक अनुच्छेद और है 15 का 5 है, इसके अलावा एक अनुच्छेद और है, अगर उसको हम लोग अलग खंड लेना चाहें तो वो जो है एक अनुच्छेद और हो सकता है। तो ये है आर्टिकल 15 का 6 और इसको जो है 103वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था।
अगर इसको खंड माना जाएगा तो संशोधन अधिनियम। और ये अधिनियम कब आया था? 2019 में, ठीक है, यानी ये 12/1/2019 को ये प्रभावी हुआ था। और इसी की धारा 2 जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसी की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(6) को अंतः स्थापित किया गया, यानी कि ये EWS को आरक्षण देने की बात करता था, ठीक है। यह आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। और इसमें जो है दुर्बल वर्ग कौन होंगे, ठीक है, तो दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे, ये बेसिकली जो है EWS को 10% का जो आरक्षण दिया जाता है, जो जनरल की कैटेगरी में होता है, उसके लिए ये लाया गया था और ये 2019 में लाया गया। अब अगला अनुच्छेद जो है हमारा 16 हो जाएगा, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16, और ये सर्वाधिक विवादित अनुच्छेदों में से एक है। जैसे 14 में जो समता का अधिकार दिया गया था, उसको अनुच्छेद 15 द्वारा जो है विशिष्ट क्षेत्रों में लागू किया गया, उसी तरह जो अनुच्छेद 15 में अधिकार दिए गए हैं, उसको भी विशिष्ट क्षेत्र में अनुच्छेद 16 के माध्यम से लागू किया जाता है। यानी जो है यह अनुच्छेद 15 में दिए गए अधिकार को ही एक विशिष्ट क्षेत्र, और वो कौन? लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लागू करता है। इसके भी 5 खंड हैं। अनुच्छेद 16 के 5 खंड हैं, और जिसमें जो है 16(1), 16 तो ये जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसकी गारंटी दी गई है, 1 और 2 में। लेकिन जो 16(3) है, जो 16(4) है और जो 16(5) है, ये इसमें जो है ये जो नियम है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, उसके इस नियम के अपवाद दिए गए हैं, यानी कि साधारण नियम, यानी उपरोक्त नियम के अपवाद इसमें दिए गए हैं। और जो हमारा अनुच्छेद 16(4) है, 16(4), इसके अंदर भी 2 हैं, एक है 16(4) क और दूसरा है 16(4) ख। और संसद जो है 77वें संशोधन के माध्यम से 16(4) क को जोड़ा है और 81वें माध्यम से जो है उसको ख को जोड़ा है, अंतः स्थापित किया।
अब जो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(1) और 16(2) को बिल्कुल साथ ही देंगे लगातार, उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, एम्प्लॉयमेंट या नियुक्ति, अपॉइंटमेंट से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी सबको समान अवसर दिया जाएगा। और जो अनुच्छेद 16(2) है उसमें कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, रिलीजन, मूल वंश, वेश, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, वंशक्रम, डिसेंट, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, और इसमें निवास भी जुड़ जाएगा, निवास, रेसिडेंस, या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में कोई नागरिक जो है वह अपात्र नहीं होगा या उससे इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, उससे विभेद नहीं किया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 16 में था कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे जो है इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब इन दोनों अनुच्छेद की कुछ विशेष बातें क्या है, यानी इसके निष्कर्ष क्या है। अनुच्छेद 16(1) तथा अनुच्छेद 16(2) इसका जो है विशेष यानी महत्वपूर्ण बातें। अनुच्छेद 16 का विस्तार सिर्फ उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया कि अनुच्छेद 16 का, क्योंकि उसमें राज्य की बातें की गई, विस्तार सिर्फ उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था हो गया या निजी क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र की कंपनियां हो गई, यहाँ पर जो है अनुच्छेद 16 जो है के संबंध में जो अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार लागू नहीं होता। इसका अर्थ तो यही हुआ। फिर दूसरी ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अनुच्छेद 16 का अधिकार केवल उन मामलों में लागू होता है जहां राज्य द्वारा नौकरी, एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है।
और अगर ये जो है संविदा संबंधी सेवा है यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, वहां पर ये मामला लागू नहीं होगा। फिर संविदा संबंधी सेवाओं कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के मामले में लागू नहीं। उसके बाद जो है तीसरी चीज, अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समता, अवसर की समता, इसका अर्थ जो है, अवसर की समता का अर्थ योग्यताओं या अर्हताओं के उन्मूलन से नहीं है, उन्मूलन से नहीं है। यानी राज्य को पूरा हक है कि वह उम्मीदवारों के लिए मानसिक योग्यता, शारीरिक सक्षमता, नैतिक स्तर, अनुशासन में रहने की योग्यता जैसी अर्हता को निर्धारित कर सके। अधिसंवर्धित पद के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है तो तकनीकी ज्ञान को भी वह अर्हता बना सकता है। इसमें जो देखे तो सिर्फ शर्त इतना है कि चयन की कसौटी जो है वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो बस इतना कह सकते हैं कि चयन की जो कसौटी है वो मनमानी नहीं होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्द में यानी कि चयन की कसौटी या फिर जो संवर्धित पद है उसके बीच में युक्ति युक्त संबंध जो है वो होना चाहिए। ये चीज था। अगली जो बातें हैं वो ये है कि अनुच्छेद 16 के संबंध में एक सामान्य विवाद यह रहा है कि इसमें जो नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट शब्द कहा गया है, यानी कि जैसे कि इसमें कहा गया है 16(1) में कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो नियोजन शब्द के अंतर्गत सिर्फ आरंभिक नियुक्तियां शामिल है या उनके साथ साथ पदोन्नति या फिर जो आगे की सेवा शर्त होती है यानी जॉब लेने के बाद वो भी शामिल किया गया है। तो इसमें वर्तमान स्थिति ये है, ठीक है, अभी जो ये चल रहा है वर्तमान स्थिति ये है कि अनुच्छेद 16 में जो है नियोजन के अंतर्गत प्रारंभिक नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति भी शामिल है, साथ साथ पदोन्नति तथा सेवा से जुड़े अन्य पक्ष भी शामिल है। अब अगली बात है, जैसे कि अनुच्छेद 16(2) में जो है यह बात है कि इसमें अनुच्छेद 15 में विभेद का प्रतिषेध करने वाले जो 5 आधार हैं यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान जो अनुच्छेद 15 में दिया गया है, तो इसके अलावा 2 आधार जो है यानी वंश, कर्म और निवास स्थान भी जो है अनुच्छेद 16(2) में शामिल किया गया है। इस दृष्टि से जो है अनुच्छेद 16 की परिधि जो है वो अनुच्छेद 15 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि अनुच्छेद 16 की परिधि अनुच्छेद 15 से ज्यादा व्यापक। क्यों व्यापक है? तो इसमें 2 आधार एक्स्ट्रा है। अगर आधार ही लिख दिया जाए पूरा तो वो ठीक रहेगा, आधार और अनुच्छेद 15 के आधार। अनुच्छेद 16 में जो है धर्म है, इसमें भी धर्म है, यहाँ मूल वंश है, इसमें भी मूल वंश है, इसमें फिर जाति है, इसमें लिंग है और इसमें जन्म स्थान है। यही 5 आधार हैं और इसमें भी जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग उसके बाद जो है वंश, कर्म इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है।
वंशकर्म, जन्म स्थान, शासक, निवास भी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसमें है और 5 में इसमें है। इसमें से जो है 7 है और इसमें 5 है, इसलिए जो है अनुच्छेद 16 की परिधि जो है अनुच्छेद 15 से व्यापक हो जाती है। और इस उपबंध को शामिल करने का मूल कारण ये था कि सरकारी नौकरी के मामले में विभिन्न राज्यों के मध्य जो है क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति और विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में वंशवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना मिले, तो इसके लिए भी इसको शामिल किया गया था। ये हमारा 16(2) हो गया था। अब हम लोग जो है अपवाद वाला में चलते हैं जो 16(3) है। अनुच्छेद 16(3) आर्टिकल 16, ये किसका अपवाद है? तो ये अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। और अनुच्छेद 16(2) जिन 7 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, जिन 7 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, उनमें निवास स्थान, प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी शामिल है। किंतु अनुच्छेद 16(3) ये प्रावधान करता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है, शर्त लागू कर विधि बनाना होगा संसद को लोक नियोजन के मामले में। और यह उपबंध करने का मूल कारण यह था कि देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर भिन्न भिन्न है और कुछ विशेष राज्यों के निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे प्रावधान की जरूरत महसूस की जा रही थी। किंतु संविधान निर्माताओं को इस बात की चिंता भी थी कि कहीं इस प्रावधान का दुरुपयोग न होने लगे। यही कारण है कि यह शक्ति जो है सिर्फ संसद को दिया गया है। ये शक्ति जो है राज्य को न देकर सिर्फ संसद को दिया गया है। और संसद जो है अनुच्छेद 16(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है एक अधिनियम बनाया 1957 में। संसद अनुच्छेद 16(3) की शक्ति का प्रयोग किया और एक अधिनियम बनाया 1957 में, और वो अधिनियम था लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त अधिनियम, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट। ये एक्ट बनाया, ये अधिनियम बनाया। और इस अधिनियम के माध्यम से कुछ क्षेत्र जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र हुआ, उसको अनुच्छेद 16(2) से छूट दिया गया। चेंज कर लिया जाए तो इस अधिनियम के माध्यम से कुछ क्षेत्रों
कुछ क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, उसमें दोनों जो है ज्वाइंट था। क्षेत्र को आदि को अनुच्छेद 16(3) से छूट दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। इसका तात्पर्य था कि इन क्षेत्रों से जुड़ी सरकारी सेवाओं के चयन के लिए निवास स्थान एक अर्हता हो सकती है, और यह अपवाद में शुरू में जो है सिर्फ 5 वर्षों के लिए था, लेकिन आगे जाकर जो है इसको जो है 1974 तक के लिए लागू कर दिया गया, और फिर जो है 1974 के बाद ये अधिनियम समाप्त हो गया। 1974 में यह अधिनियम समाप्त हो गया। इसके बाद में ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया जो लोक नियोजन के लिए किसी राज्य में निवास का शर्त लागू करता है। अभी पूरे भारत में सिर्फ एक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है जहां पर 32वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 को जोड़कर कुछ विशेष प्रावधान जो है आंध्र प्रदेश में लागू किए गए। विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। ये था 1957 में पारित जो ये अधिनियम था, इसके तहत जो है आंध्र प्रदेश सरकार 1969 में एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार क्या था कि 1 नवंबर 1956 के बाद ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को नौकरी छोड़ने का आदेश दिया गया जो पद तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित थे, लेकिन उन पर अन्य व्यक्ति भी चुन लिए गए थे। और इस आदेश को जो है सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया, और वो चुनौती कौन सा था? वो था नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश। ये 1970 का मामला, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है निर्धारित किया, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित किया कि तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए लोक पदों को आरक्षित करने की अनुमति देने वाला अधिनियम असंवैधानिक है। क्योंकि यह अधिनियम जो है पूरे राज्य पे नहीं लागू होता, क्योंकि वह पूरे राज्य पर लागू नहीं होता, यानी कि सिर्फ तेलंगाना क्षेत्र पर लागू किया गया था, इसलिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि अनुच्छेद 16(3) में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र शब्दों का प्रयोग है, और इन शब्दों का अर्थ पूरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से है, पूरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से है, ना कि उसके किसी खास भाग के, ना कि
उसके किसी एक हिस्से या किसी खास हिस्से से। यदि संसद चाहे तो कुछ पदों को आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, किंतु केवल तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए वो आरक्षित नहीं कर सकती, जो कि आंध्र प्रदेश का एक भाग था। और इस निर्णय का प्रभाव हटाने के लिए जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, इस निर्णय का प्रभाव हटाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 32वां संविधान संशोधन किया गया। ये चीजें थी। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 16(4) पे चलते हैं। अनुच्छेद 16(4) आर्टिकल 16। और ये जो है अनुच्छेद 16(1) और 2 का दूसरा अनुपात है। अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) का दूसरा अपवाद है। और इसमें राज्य को शक्ति दी गई है, इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण के लिए उपबंध कर सकेगा। तो अब ये जो, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर क्या है कि राज्य की राय में होना चाहिए कि वहाँ की सेवाओं में ये पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए ये आरक्षण का उपबंध कर सकती है। तो इसके पढ़ने पर साफ तौर से एक चीज निकल के आती है कि अनुच्छेद 16(4) लागू होने के लिए कुछ शर्त है, होने के लिए कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है? दो शर्त है। और एक शर्त क्या है कि वर्ग जो है वो पिछड़ा हुआ होना चाहिए। पिछड़ा हुआ, क्योंकि तो इसमें कहा गया है कि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, तो वर्ग जो है पिछड़ा होना चाहिए। दूसरा, राज्य की राय में उस वर्ग को राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो, ये दोनों शर्त पूरे होने पर ही आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। कोई एक शर्त इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये दोनों शर्त होना चाहिए। ये दोनों शर्त अनिवार्य है, एक नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए। राज्य की राय का अर्थ जो है यहाँ पर मनमानी राय से नहीं है, बल्कि उसके लिए ठोस और तथ्यात्मक आधार होने जरूरी है। अनुच्छेद 16(4) संविधान के उन अनुच्छेदों में शामिल है जिन पे न्यायालयों में जो है सबसे अधिक प्रश्न उठा है। अब जैसे कि इसमें प्रश्न उठा था कि आखिर पिछड़ा वर्ग कौन है, पिछड़ा वर्ग किसे माना जाए, पिछड़े वर्ग के तहत कितने उपवर्ग बनाए जा सकते हैं, इस तरह से चीजें थी। तो हम लोग जो है उस प्रश्न को देखते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे।
इस पे कौन कौन से प्रश्न थे, प्रश्न उठाए गए, ये प्रश्न देखना है। जैसे कि एक प्रश्न उठाया गया था कि पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास, इसके शब्दावली से अर्थ क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है, एक ये प्रश्न था। संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है और अनुच्छेद 340 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि संविधान में पिछड़े वर्ग की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 340 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। आयोग विस्तृत अध्ययन करके राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देगा कि किन वर्गों को पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आयोग विस्तृत अध्ययन करके राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देगा कि किन वर्गों को पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार घोषणा करेगी कि पिछड़े वर्गों में कौन कौन से वर्ग शामिल हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का यह निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि कहीं ये वर्गीकरण जो है अयुक्तियुक्त या मनमाना तरीके से तो नहीं है। ये चीजें था, तो पिछड़े वर्ग के लिए जो है राष्ट्रपति पर छोड़ा गया, राष्ट्रपति फिर जो है एक आयोग पे छोड़ा गया, उसके रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग तय होगा। दूसरा प्रश्न जो था वो ये था कि पिछड़े वर्ग के तहत कितने उपवर्ग बनाए जा सकते हैं। पिछड़े वर्गों के तहत कितने उपवर्ग, सब क्लासेस बनाए जा सकते हैं। तो इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो निर्विवाद रूप से शामिल मानी गई है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ओबीसी जो हो गया, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है, उसकी एक कोटि भी बनाई गई है। मूल विवाद इस बात पर था कि क्या पिछड़े वर्गों या अधिक पिछड़े वर्गों के में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसके लिए न्यायालय में एक केस गया था और वो केस था बालाजी बनाम मैसूर राज, और ये 1963 का केस था। इसके मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसे उपवर्गीकरण को इन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, असंवैधानिक ठहराया। इसी तरह जो एक मंडल मामला था, मंडल के मामले, इसका एक नाम और है इंदिरा साहनी बना भारत संघ 1993।
इस मामले में जो है निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्गों में मलाईदार परत को निकालने के लिए पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण जरूरी है। ठीक है, इसी में माना गया था कि पिछड़े वर्गों में से मलाईदार परत क्रीमी लेयर को निकालने के लिए पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण जरूरी है ताकि अधिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। अधिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। ये जो है मंडल के मामले में न्यायालय ने बताया था। उसके बाद अगला प्रश्न था क्या महिलाओं को पिछड़े वर्गों में शामिल करके आरक्षण दिया जा सकता है? शामिल करके आरक्षण दिया जा सकता है। ये चीजें थी। इस संबंध में जो है अनुच्छेद 14 में स्त्रियों के पक्ष में आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 16(4) जो है वह स्त्रियों के पक्ष में, क्योंकि वह लिंग के आधार पर मना करता है, आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं देता। हालांकि अनुच्छेद 15(3) और 16(1) अनुच्छेद 16(1) में जो है उन्हें विशेष आरक्षण प्राप्त है। विशेष आरक्षण जो है महिलाओं को प्राप्त है। तो इस विशेष आरक्षण की व्याख्या जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण के रूप में की है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को वर्टिकल रिजर्वेशन देने से उन्होंने मना किया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है महिलाओं को वर्टिकल रिजर्वेशन देने से मना किया, लेकिन उन्हें हॉरिजॉन्टल दिया जा सकता है। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई महिला अपनी योग्यता के आधार पर बिना आरक्षण के सफल हो जाती है तो भी उसका स्थान आरक्षित वर्ग में गिना जा सकता है। महिलाओं के अलावा विकलांगों को भी क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दी जाती है। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो है ना तो महिला को प्राप्त होता है ना ही विकलांग को प्राप्त होता है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है यह विकलांगों को भी प्राप्त है। महिलाओं को जो है मतलब 16(4) के तहत जो है वर्टिकल रिजर्वेशन सुविधा नहीं जाने का तर्क ये है कि सभी स्त्रियों को एक समरूपी समूह
नहीं माना जा सकता। यानी कि कुछ महिलाएं जो है वह पिछड़ेपन के शिकार होती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती है जिन्होंने पिछड़ेपन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नहीं झेला है। तो जिन वर्गों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाता है उनकी महिलाएं तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण ले सकती है, शेष महिलाएं नहीं ले सकती है। जैसे कि वर्तमान में कई राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, वहाँ की लोक सेवाओं में जो है महिलाओं को विशेष आरक्षण यानी कि क्षैतिज आरक्षण की ही प्रकृति का विशेष आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है जो 73वें संविधान संशोधन था, साथ ही साथ 74वें संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत पंचायती राज हो गया, शहरी स्थानीय संस्थाओं हो गया, उनमें कम से कम 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिए जाने की व्यवस्था की गई है और 1993-94 से ही यह लागू है। 2009 के कैबिनेट निर्णय के बाद इस आरक्षण को कम से कम 50% करने का प्रस्ताव रखा गया और कई राज्य जैसे कि बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल, मध्य प्रदेश, तो इन सब जगहों पर उन्हें 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की जा चुकी है और उत्तराखंड जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 55% आरक्षण देता है वहाँ पे। तो 16(4) में जो है इस तरह की बातें की गई थी। अब अगला प्रश्न ये था कि आरक्षण का लाभ उच्च जाति या विशेष धार्मिक समुदायों को भी दिया जा सकता है। यानी आरक्षण का लाभ उच्च जातियों या विशेष धार्मिक समुदायों को दिया जाए। इस मामले में न्यायालय ने इसके सभी प्रयासों को अभी तक तो असंवैधानिक घोषित किया है। अभी तक जितने भी प्रयास किए गए सबको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जैसे कि दिसंबर 2011 में केंद्र सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यक के पिछड़े वर्गों के लिए 4.5% आरक्षण की घोषणा की, जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 27% आरक्षण के भीतर ही एक उपवर्ग के रूप में था। और जो सच्चर समिति है, जिसे मतलब सच्चर समिति हो गया और रंगनाथ मिश्रा समिति आयोग की रिपोर्ट पे जो है आधार पर ऐसा किया गया था। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, इन सब राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों में विशेषतः मुस्लिमों के लिए आरक्षण व्यवस्था पहले से की गई है, लेकिन न्यायालय की समान राय ये है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायालय हमेशा ये कहती रही है। अब राज्य जो है वो दे देती है, जहाँ पर जैसे कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल हो गया, वहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में यानी मुस्लिम जो है वहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में है, तो उनके लिए जो वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। न्यायालय जो है इस पे रोक लगाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किन कसौटियों, स्टैंडर्ड्स या संकेतों, इंडिकेटर्स को आधार बनाया जाना चाहिए। इसी में एक प्रश्न और लिया जा सकता है कि क्या केवल जाति को पिछड़ेपन की कसौटी मानी जा सकती है? जाति को पिछड़ेपन की कसौटी माना जा सकता है? तो न्यायालय जो है मंडल के मामले, देखिए इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है।
जाति भी एक सामाजिक वर्ग है और यदि वह पिछड़े वर्गों की कसौटी को पूरा करता है तो अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए उसे पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। जाति भी एक सामाजिक वर्ग यानी सोशल क्लास है और यदि वह पिछड़े वर्गों की कसौटियों को पूरा करता है तो अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जाति व्यवस्था भारत में सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, अन्य समुदाय हैं जैसे कि मुस्लिम में भी जाति व्यवस्था है, सिख में भी है, ईसाइयों में भी विद्यमान है। तो इन समुदायों में कोई जाति के पिछड़ेपन के मानकों पर क्षति उतरती है तो उन्हें अनुच्छेद 16(4) के तहत जो है आरक्षण के लिए अहर माना जाएगा। तो मंडल के मामले यानी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में जो है न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण जो है वो जाति के आधार पर किया जा सकता है। और इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और स्पष्ट किया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की धारणा उचित नहीं मानी जा सकती। आर्थिक आधार पर इसका अर्थ है कि किसी समूह के गरीब होने को आरक्षण का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। जैसे कि श्री पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 13 अगस्त 1991 को कार्यपालिका के आदेश जारी करके 10% पद उच्च जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित कर दिए। जब यह मामला उच्च न्यायालय में उठा तो उसमें निहित संवैधानिक महत्व के प्रश्न को देखते हुए 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला चलाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार स्थगन किए जाने के बावजूद केंद्र सरकार वे आधार स्पष्ट नहीं कर पाई जो आर्थिक आरक्षण को न्यायोचित सिद्ध कर सके। यानी कि इसके अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं भी उठ सकती है। संभवतः इन कारणों ने सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य किया कि वह सिर्फ आर्थिक आधार पर यानी सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण के औचित्य को अस्वीकार कर दें। एक और प्रश्न था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। और इसमें भी जो है मंडल के मामले इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने समानता इस विचार पर कायम रहते हुए कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु यह मान लिया कि विशिष्ट परिस्थितियों विशेषतः दूर दराज के राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड आदि में 50% से अधिक आरक्षण
से अधिक आरक्षण लागू किया जा सकता है। ये जो है माना गया था, यानी दूर दराज का इलाका होना चाहिए। किंतु कई राज्यों ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को स्वीकार करने में जो है और रुचि दिखाई। जैसे कि तमिलनाडु में आरक्षण तय सीमा से ज्यादा था, किंतु उसने आरक्षण को कम करने के स्थान पर तमिलनाडु आरक्षण आदि अधिनियम 1994 को लागू करके आरक्षण को 69% करने का विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी सहमति भी दे दी और 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 पारित करके तमिलनाडु के उस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सके। तो ऐसा किया गया, तो उसको भी एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया जाए कि एक अपवाद जो है वो दिखता है तमिलनाडु के मामले में, क्योंकि उसने आरक्षण जो है वो 69% कर लिया है और ये जो है किस विधि के द्वारा किया, तमिलनाडु आरक्षण आदि अधिनियम 1994 और इसे जो है आगे जाके 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 से जो है इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया, जिससे इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकी, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। अब हम लोग जो है देखते हैं अनुच्छेद 16(5) को। अनुच्छेद 16(5) जो है ये अनुच्छेद 16(1) और 2 का तीसरा अपवाद है। अनुच्छेद 16 में जो है 7 आधार दिए गए हैं जिसपे वर्जित किया गया है, भेदभाव वर्जित किया गया है, उनमें से धर्म एक है और 16(5) जो है यह प्रावधान करता है, अनुच्छेद 16(5) यह प्रावधान करता है कि राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए धर्म या संप्रदाय के अनुयायियों की ही नियुक्ति का उपबंध कर सकता है। और शेष धर्म तथा संप्रदायों के अभ्यर्थियों को ऐसे नियोजन में अवसर की समानता से वंचित कर सकता है। यानी 16(5) जो है यह प्रावधान करता है
कि राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए उस धर्म या धर्म के अनुयायियों की ही नियुक्ति का उपबंध कर सकता है और शेष धर्मों या संप्रदाय के अभ्यर्थियों को ऐसे नियोजन में अवसर की समानता से वंचित कर सकता है। अगला हमारा है अनुच्छेद 16(6) आर्टिकल 16(6). इसको भी जो है बाद में जोड़ा गया था 153 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से, और ये भी जो है 12/1/2019 से प्रभावी हुआ। और इसकी धारा, इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 16(6) अंतः स्थापित किया गया। इसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये जो है 16(6) में बताया गया। आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे 17 से शुरू करें।